बिहार की शिक्षा योजनाओं पर हमारी आज की बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यूँ समझिए कि ज़मीनी हकीकत की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे गांव, खेती और हर किसी को साथ लेकर चलने वाली शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजनाएं असल में ज़मीन पर कितना काम कर रही हैं। चलिए, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और इसे सिर्फ योजनाओं की एक लिस्ट की तरह देखना मुझे लगता है सही नहीं होगा। ये असल में एक पूरी रणनीति है जिसके कई पहलू हैं। कुछ योजनाएं हैं जिनका काम है बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक लाना, तो कुछ का काम है उन्हें क्लासरूम में बिठाए रखना, और फिर कुछ ऐसी भी हैं जो उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो सिस्टम से शायद बाहर हो गए थे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर विशेष जरूरतों वाले बच्चे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर काम करती हैं। ठीक है, तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से किसी भी बच्चे की शिक्षा की कहानी शुरू होती है, मतलब स्कूल पहुंचना। सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है सर्व शिक्षा अभियान, SSA। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान। इसका मकसद तो बहुत बहुत सीधा और बड़ा था कि हर बच्चे के लिए स्कूल हो, चाहे वो शहर में हो या दूर दराज के गांव में। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कूल की इमारत बनाने तक ही नहीं था। लक्ष्य ये था कि हर बसावट के नज़दीक एक स्कूल हो, उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षक हों और बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलें, ताकि कोई भी बच्चा इन बुनियादी चीज़ों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए। अच्छा। वैसे ये जानना भी ज़रूरी है कि अब ये अभियान और भी बड़ा हो गया है। अब ये समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा है। तो इसका दायरा और भी बढ़ गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जी। मान लीजिए हमने स्कूल बना दिए, बच्चों का दाखिला भी हो गया है, पर असली चुनौती तो उन्हें हर रोज स्कूल में बनाए रखने की है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बच्चे आ तो जाते हैं पर रुकते नहीं हैं। और इसी चुनौती से निपटने के लिए एक ऐसी योजना आई जो शायद भारत की सबसे जानी मानी योजनाओं में से एक है। मिड डे मील योजना। हाँ, मिड डे मील योजना, जिसे अब हम PM पोषण के नाम से जानते हैं। हाँ, और ये योजना सिर्फ दोपहर में खाना खिलाने से कहीं ज्यादा है। हमारे स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई कि ये सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं, बल्कि एक बहुत असरदार एकेडमिक टूल भी है। एकदम सही। इसका दोहरा मकसद ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक तरफ ये कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पका हुआ, गरम और पौष्टिक भोजन देता है, तो उनके पोषण की कमी दूर होती है। और हम सब जानते हैं कि भूखे पेट पढ़ाई नहीं हो सकती। बिल्कुल, ध्यान ही नहीं लगेगा। सही बात है। और दूसरी तरफ ये स्कूल आने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। कई गरीब परिवारों के लिए ये गारंटी कि बच्चे को दिन में कम से कम एक वक्त का अच्छा खाना मिलेगा, उसे स्कूल भेजने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। मतलब ये योजना पोषण और पढ़ाई दोनों को एक साथ साध रही है। लेकिन आर्थिक दबाव सिर्फ खाने तक तो सीमित नहीं होता। कई बार मैंने देखा है, होनहार बच्चे भी 9वीं 10वीं तक आते आते पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि परिवार को उनके कमाने की जरूरत होती है। क्या इसके लिए भी कुछ सोचा गया है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसी को ध्यान में रखकर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, मतलब NMMS जैसी योजनाएं काम करती हैं। अच्छा, ये केंद्रीय योजना है? जी, ये केंद्रीय योजना है। इसका फोकस खास तौर पर ऐसे होनहार छात्रों पर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को हर साल एक तय रकम दी जाती है, ताकि पैसों की तंगी उनकी पढ़ाई के आड़े ना आए। इसे एक तरह का एजुकेशनल सेफ्टी नेट कह सकते हैं ना? बिल्कुल, ताकि प्रतिभा पैसों की कमी की वजह से दम ना तोड़ दे। और क्या समाज के कुछ खास वर्गों के लिए, जैसे SC ST छात्रों के लिए भी कोई विशेष स्कॉलरशिप है? जरूर है। इसी समावेशी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई जाती हैं। इनका पूरा ध्यान अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों पर होता है। और बिहार में इन्हें कौन देखता है? बिहार में इनका कामकाज SC ST और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग देखता है। तो अगर हम इन सभी योजनाओं को एक साथ देखें, SSA, PM पोषण और ये स्कॉलरशिप्स, तो ये एक मजबूत ढांचा तैयार करती हैं, ताकि हर बच्चा न सिर्फ स्कूल पहुंचे बल्कि अपनी स्कूली शिक्षा पूरी भी कर सके। ठीक है, तो बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक ले आए और मिड डे मील और स्कॉलरशिप से उन्हें क्लास में बिठाए भी रखा। लेकिन बिहार की तस्वीर सिर्फ स्कूली बच्चों तक तो सीमित नहीं है ना? उन लोगों का क्या जो कभी स्कूल जा ही नहीं पाए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है।
और यहीं पर शिक्षा का दायरा स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकलता है। इसी के लिए साक्षर भारत मिशन, या जिसे हम वयस्क शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं, वो चलाया गया। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मानता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आजीवन सीखना। हाँ, आजीवन सीखना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? मेरा मतलब है, एक 40-50 साल के व्यक्ति को जो दिन भर खेत में काम करता है, उसे अक्षर ज्ञान सिखाना कितना व्यावहारिक है? आपकी चिंता जायज है, और इसकी चुनौती इसी में छुपी है। इसीलिए ये प्रोग्राम सिर्फ क, ख, ग सिखाने के बारे में नहीं है। इसका फोकस है फंक्शनल लिटरेसी पर। फंक्शनल लिटरेसी मतलब? व्यवहारिक साक्षरता। उन्हें अपना नाम लिखना सिखाना, बैंक का फॉर्म भरना सिखाना, या मोबाइल पे जरूरी मैसेज पढ़ना सिखाना। ये वो हुनर हैं जो सीधे सीधे उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और उन्हें आत्मनिर्भर महसूस कराते हैं। बिल्कुल। बिहार में ये सबसे बड़े वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों में से एक रहा है, खासकर ग्रामीण महिलाओं के बीच साक्षरता बढ़ाने में। और इसी समावेश की बात को आगे बढ़ाएं तो एक और समूह है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, विशेष जरूरतों वाले बच्चे, CWSN। उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल। और इसके लिए विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना काम करती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि योजना सिर्फ दाखिले की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने पर जोर देती है जहाँ हर बच्चा सहजता से सीख सके। इससे थोड़ा और समझाएंगी, कैसा माहौल? जैसे इसके तहत बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सहायक उपकरण दिए जाते हैं। किसी को सुनने की मशीन, किसी को व्हीलचेयर, तो किसी को ब्रेल की किताबें। जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, उनके लिए घर पर ही शिक्षा का इंतजाम होता है। अच्छा, घर पर भी? जी। और सबसे ज़रूरी बात, स्कूलों के ढांचे को बदला जा रहा है। रैम्प बनाए जा रहे हैं, खास तरह के शौचालय बन रहे हैं, ताकि स्कूल की इमारत किसी के लिए बाधा ना बने। और ये भी अब समग्र शिक्षा अभियान का ही एक अटूट हिस्सा है। ये दिखाता है कि अब समावेश को एक अलग थलग काम की तरह नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की आत्मा की तरह देखा जा रहा है। समावेश का यह पहलू तो सीधे सीधे शिक्षा से जुड़ा है, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और योजना का जिक्र है जो सीधे तौर पर तो शिक्षा योजना नहीं है, पर उसका असर बहुत गहरा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, जिसे बिहार में जीविका के नाम से जाना जाता है। हाँ, जीविका। एक आजीविका मिशन का शिक्षा पर क्या असर हो सकता है? यहाँ पे ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। जीविका का मुख्य काम तो है स्वयं सहायता समूहों, मतलब SSGs के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। लेकिन ये सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। ये उन्हें दो बहुत जरूरी चीजें सिखाता है: कौशल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता। स्किल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी। जी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना छोटा मोटा कारोबार कैसे चलाएं, हिसाब किताब कैसे रखें, बैंक से लेन देन कैसे करें। तो ये एक तरह से आजीविका के लिए शिक्षा हुई। बिल्कुल। और इसका असर एक चक्र की तरह काम करता है। जब एक महिला आर्थिक और वित्तीय रूप से साक्षर होती है, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई के महत्व को और बेहतर ढंग से समझती है। वो ये सुनिश्चित करती है कि उसके बच्चे, खासकर बेटियां, स्कूल जाएं। तो जीविका भले ही एक आजीविका मिशन हो, लेकिन ये बिहार के हजारों परिवारों में शिक्षा की एक नई लहर पैदा कर रहा है। सही कहा। ये विश्व बैंक की मदद से चलने वाला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो दिखाता है कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो हमने पहुंच, ठहराव और समावेश की बात कर ली। एक मजबूत नींव तो तैयार कर दी गई है, लेकिन आज की दुनिया तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है। क्या बिहार की ये योजना है भविष्य के लिए भी तैयार है? हाँ, और ये आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत भी है। इसी दिशा में शिक्षा में डिजिटल इंडिया पहल एक बड़ा कदम है। इसके तहत दीक्षा पोर्टल और ई-पाठशाला जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। हाँ, इनके बारे में मैंने सुना है। इनका मकसद है कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षण सामग्री जैसे किताबें, वीडियो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हर छात्र तक पहुंचे। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल फिर से उठता है। डिजिटल शिक्षा की बात तो ठीक है, पर क्या ग्रामीण बिहार में हर छात्र के पास स्मार्टफोन और तेज इंटरनेट की सुविधा है? कहीं एक और भाई खाई तो नहीं बना रहा है? ये एक 100% जायज सवाल है, और डिजिटल डिवाइड एक जमीनी हकीकत है। इन योजनाओं को लागू करने में ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये शिक्षकों के लिए भी एक बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा, शिक्षकों के लिए कैसे?
शिक्षक इन पर ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, पढ़ाने के नए नए तरीके सीख सकते हैं और देश भर के दूसरे शिक्षकों से जुड़ सकते हैं। तो जब एक शिक्षक बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होता है तो उसका फायदा क्लास में बैठे हर बच्चे को मिलता है, चाहे उसके पास अपना फोन हो या ना हो। ये एक लंबी दौड़ है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और इस डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कोई खास योजना है? हाँ, इसके लिए आईसीटी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, NME-ICT। इसका काम है टेक्नोलॉजी पर आधारित शिक्षा के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जैसे स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाना, वर्चुअल लैब्स तैयार करना जहां बच्चे विज्ञान के प्रयोग कर सकें बिना असली उपकरणों के भी? हाँ बिल्कुल। और शिक्षकों के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाना। इसका लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक विषय बनकर न रह जाए, बल्कि सीखने सिखाने का एक माध्यम बन जाए। ये सब तो भविष्य की शिक्षा की नींव रखने जैसा है, लेकिन एक क्षेत्र है जो बिहार की पहचान और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ा है, कृषि। क्या इस पर भी कोई ध्यान दिया गया है? दिया गया है, और ये दिखाता है कि शिक्षा को राज्य की जरूरतों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि शिक्षा योजना है। यह योजना सीधे सीधे कृषि विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटर्स को मजबूत करने का काम करती है। इसका मतलब ये आम किसानों तक कैसे पहुंचती है? इसका काम 3 स्तरों पर होता है। पहला, कृषि में रिसर्च को बढ़ावा देना ताकि खेती की नई तकनीकें विकसित हों। दूसरा, विस्तार शिक्षा, मतलब उन नई तकनीकों को लैब से निकालकर किसानों के खेत तक पहुंचाना। और तीसरा, किसानों को सीधे ट्रेनिंग देना। अच्छा, इस पूरे काम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR और कृषि मंत्रालय मिलकर देखते हैं, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो ये शिक्षा को सीधे सीधे जमीन और अर्थव्यवस्था से जोड़ती है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ दिखता है कि बिहार में शिक्षा को लेकर एक बहुत व्यापक सोच के साथ काम हो रहा है। बच्चों को स्कूल लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, उन्हें रोके रखने के लिए PM पोषण और स्कॉलरशिप हैं, जो पीछे छूट गए उनके लिए साक्षर भारत मिशन है, हर किसी को साथ लेकर चलने के लिए समावेशी शिक्षा है, और भविष्य के लिए डिजिटल इंडिया और ICT मिशन। ये एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क लगता है। बिल्कुल, ये सभी योजनाएं मिलकर एक ऐसा सुरक्षा जाल बनाती हैं ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह जाए। एक मजबूत ढांचा तो तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ से एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है, जो शायद अगली और सबसे बड़ी चुनौती है। हमने दाखिले बढ़ा लिए, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ा दी, बच्चों को स्कूल में रोक भी लिया, पर सवाल यह है कि क्या हम इस पहुंच को असल सीखने में बदल पा रहे हैं? क्या क्लास के अंदर दी जा रही शिक्षा की क्वालिटी वैसी है जैसी होनी चाहिए? नामांकन और सुविधाओं के आंकड़ों से आगे बढ़कर अब शायद असली चुनौती सीखने के परिणामों को मतलब लर्निंग आउटकम्स को मापने और उनमें लगातार सुधार करने की हो।